देखिए हमारा क्वेश्चन है, साझेदार फर्म के पुनर्गठन से क्या अभिप्राय है। मतलब अगर आपका आता है साझेदारी फर्म मतलब पार्टनरशिप डीड। मैंने बताया था ना, पार्टनरशिप डीड बताया था कि अगर कोई नया नया व्यवसाय खोलते हैं, नई कंपनी खोलते हैं और बहुत सारे लोग उसमें पैसा लगाते हैं, अपना कैपिटल लगाते हैं, तो एक डीड बनती है। मतलब उसमें ये सब तय किया जाता है कि कितना लाभ बांटेंगे, कितना हानि बांटेंगे, किसने कितना कैपिटल लिया, ये सब चीज़ उसमें लिखी होती है। ठीक है, तो वही बोला है कि जो अपनी पार्टनरशिप डीड है उसमें पुनर्गठन से क्या अभिप्राय। पुनर्गठन, अगर आपसे पूछे पुनर्गठन क्या होता है, तो इसमें मेन चीज़ यही पूछिए कि पुनर्गठन क्या है। तो पुनर्गठन क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। देखिए, जैसे साझेदारी फर्म के पुनर्गठन का मतलब है जब फर्म के साझेदारों में कोई परिवर्तन होता है। मतलब जैसे अगर मान लीजिए, एक मैं अपना छोटा सा एग्जांपल बताती हूँ। जैसे कि हम घर बना रहे हैं, ठीक है, हमने घर बना लिया है और जब उस घर को हम दोबारा से रिपेयर करवाते हैं या तोड़ फोड़ करके दोबारा से बनवाते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं कि रिकंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। तो वही रिकंस्ट्रक्शन को हिंदी में पुनर्गठन बोलते हैं। वैसे ही जैसे मान लीजिए हमारी कंपनी बनी हुई है ना, हमारा साझेदारी फर्म बना और उसमें जब कोई परिवर्तन आता है ना, इसमें वही बोला है कि पुनर्गठन का मतलब है जब फर्म के साझेदारों में कोई परिवर्तन होता है। मतलब फर्म के साझे मतलब जो पार्टनर्स में कोई परिवर्तन होता है। मतलब जैसे कैसे कि मान लीजिए कोई एक नया साझेदार आ जाए, नया पार्टनर आ जाए कंपनी में, या कोई चला जाए, किसी का रिटायरमेंट हो जाए, या फिर क्या है, या फिर कोई किसी की डेथ हो जाए, या लाभ हानि बांटने का अनुपात, या फिर किसी जो प्रॉफिट एंड लॉस जो हम बांटते हैं उसका अनुपात बदल बदल दिया जाता है। तो इन ये सब अगर चीज़ें हो रही हैं तो उसे ही हम पुनर्गठन कहते हैं। मतलब कोई नया साझेदार आएगा तो फिर उस कंपनी में दोबारा नए रूल्स बनेंगे। नए रूल्स मतलब रूल्स वही रहेंगे, वो आदमी ऐड हो जाता है ना, या फिर कोई चला जाता है, तो वो है, उसे ही हम कहते हैं। ठीक है, जो मतलब पुराने तरीके से जो चल रहा होता है वो चीज़ बदल जाती है, पर जो कंपनी है वो तो चलती रहती है ना। जैसे कि कुछ नया आ जाता है तो उसमें कुछ नए हम नियम लागू कर देते हैं, इस तरह से। ठीक है, तो एग्जाम्पल के तौर में एक एग्जाम्पल से बताती हूँ। जैसे राम और श्याम साझेदार हैं, मतलब ये दोनों पार्टनर से एक कंपनी में काम कर रहे हैं, और जो है अब मोहन तीसरा साझेदार बन जाता है। मतलब एक नया साझेदार आ जाता है ना, तो उसका नाम मोहन है, वो आ जाता है, तो क्या आएगा, साझेदार का रूप बदल जाएगा। मतलब साझेदारी का रूप क्या, रूप यही बदल गया कि एक एक्स्ट्रा आदमी आ गया है ना कंपनी में, वो हो गया। तो उसे ही हम कहते हैं कि फर्म का पुनर्गठन होना है, यानी कि जो हमारा फर्म है उसका पुनर्गठन हो गया, इसे ही हम पुनर्गठन कहते हैं। या फिर किसी का रिटायरमेंट हो जाए तब भी पुनर्गठन होता है। तो पुनर्गठन का मतलब, अगर आपसे क्वेश्चन में ये वर्ड पूछता है कि साझेदारी फर्म के पुनर्गठन, पुनर्गठन से क्या अभिप्राय है, मतलब आपसे पुनर्गठन के बारे में पूछ रहा है, रिकंस्ट्रक्शन, है ना, ये वर्ड तो आपने सुना ही होगा। तो आपको ये चीज़ लिखनी है, ठीक है, जो मैंने आपको बताई है। अब अगला है त्याग अनुपात से आप क्या समझते हैं। त्याग अनुपात, त्याग मतलब किसी चीज़ का त्याग देना होता है। ठीक है, तो त्याग अनुपात पूछा है तो मैं इसका बताती हूँ। त्याग अनुपात वह अनुपात होता है जिसमें पुराने साझेदार अपने लाभ का कुछ हिस्सा नए साझेदार को देते हैं। मतलब त्याग अनुपात वो होता है जैसे कोई जिस त्याग अनुपात वह अनुपात है जिसमें जो पुराने साझेदार हैं, जैसे कि पुराने साझेदार हैं, उनको जो प्रॉफिट होता है ना, वो उसका कुछ कुछ हिस्सा जो जो नया नया साझेदार आता है उसको देते हैं। तो उसे कहते हैं त्याग अनुपात। मतलब उन्होंने त्याग किया, जो उनका लाभ था उसको त्याग करके उन्होंने दूसरे को दिया, तो वो हमारा त्याग अनुपात हो गया। तो इसमें एक एग्जांपल, जैसे राम और श्याम का लाभ वो इतने में बांटते हैं। ठीक है, इनका लाभ इतने में बांटते हैं, 3:2 में, 3:2 में। तो क्या है, मोहन नया साझेदार बनता है। मोहन नया साझेदार बनता है और जो उसका हिस्सा है 1/, तो वो जो है अपना 1/5 हिस्सा, मतलब आधा आधा हिस्सा वो किसको देंगे, नया मोहन को देंगे। मोहन नया साझेदार है उसको देंगे। तो क्या, जैसे कि ये अपना 1 अनुपात ये दे देगा मोहन को और 1 अनुपात ये दे देगा, तो इसके पास क्या बचेगा, 2, इसके पास 1। तो इनका वो इतना लाभ अपना देंगे और बाकी जो है वो किसको जाएगा, मोहन को। मतलब सीधी सी बात इतना समझ लीजिए कि अगर कोई नया कंपनी में आया है और पुराने लोग अपने लाभ का कुछ हिस्सा उसे दे देते हैं, जो उन्हें प्रॉफिट हुआ उसका कुछ हिस्सा उसे दे देते हैं, तो उसे ही त्याग अनुपात कहते हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है लाभानुपात का अर्थ समझाइए। लाभानुपात क्या है, लाभ जब कोई साझेदार जाता है या उसकी मृत्यु हो जाती है। मतलब जैसे कि कोई साझेदार कंपनी से गया, अपने आप चला गया, या उसका रिटायरमेंट हो गया, या फिर उसकी मृत्यु हो गई,
तो क्या होगा, बचे हुए साझेदार, फिर जो बाकी जो साझेदार बच गए उस कंपनी में, तो जो उसके लाभ के हिस्से को अपने बीच बांटते हैं। मतलब जो पुराना साझेदार है उसका जो भी लाभ होगा उसको वो लोग अपने बीच बांट लेंगे, है ना। तो उसे ही कहते हैं लाभानुपात। ठीक है, इतना हो गया। अब अगला है पुराने और नए लाभ हानि बांटने में अंतर। मतलब पुराना लाभ हानि और नया लाभ हानि बांटने में अंतर। मतलब जो पुराना उन्हें लाभ और हानि वो लोग बांटते थे और नया लाभ हानि बांटते हैं, उसमें क्या है, पुराना लाभ हानि मतलब जैसे कि पुराना लाभ हानि एक एक करके समझते हैं। पुराना लाभ हानि कैसे बांटते हैं और नया लाभ हानि कैसे बांटते हैं। जो पुराना लाभ हानि है, पुराना लाभ हानि अनुपात वह होता है जिसमें साझेदार पहले लाभ या हानि बांटते थे। मतलब पुराना वो होता है जिसमें पहले से जो कंपनी के पार्टनर्स हैं वो अपना लाभ और हानि बांटते थे, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस बांटते थे एक दूसरे में। फिर जो नया लाभ हानि अनुपात का अर्थ होता है जिसमें होता है कि साझेदार में परिवर्तन, यानी कि नया लाभ हानि में जैसे कोई नया साझेदार आता है तो उसके बाद जो लाभ हानि बनाई जाती है उससे हम कहते हैं नया लाभ हानि। मतलब पुराने में जो पुराने लोगों के बीच प्रॉफिट लॉस बढ़ता था वो पुराना, और नए में अगर नया इंसान आया है, कोई नया साझेदार आया है, तो उसमें जो लाभ हानि बटेगी उसे नया लाभ हानि अनुपात कहते हैं। ठीक है, अब है हमारा अगला क्वेश्चन, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसे कोई 5 बिंदु बताइए जो एक साझेदार विलेख में अवश्य सम्मिलित होना चाहिए। साझेदार विलेख क्या होता है, देखिए मेरे पास क्वेश्चन पेपर है, इसमें ऐसे कोई 5 बिंदु बताइए जिसमें एक साझेदार विलेख में अवश्य सम्मिलित। मुझे ये समझ नहीं आ रहा साझेदारी विलेख होता क्या है। ठीक है, तो मैं थोड़ा इंग्लिश में पढ़ूंगी, हमें इंग्लिश भी दिया रहता है हिंदी भी। तो बोला है स्टेट एनी 5 इम्पॉर्टेंट पॉइंट विच मस्ट बी इनकॉर्पोरेटेड इन पार्टनरशिप डीड। मतलब पार्टनरशिप डीड पूछा गया है हमसे। बोला है ऐसे कोई 5 महत्वपूर्ण बिंदु, मतलब ऐसे कोई 5 महत्वपूर्ण बिंदु बताइए जो पार्टनरशिप डीड में होने चाहिए। जो मैंने बताया था ना, पार्टनरशिप डीड कब बनती है, जब नई कंपनी बनती है, उसके जो भी हमारे रूल नियम होते हैं वो हम उसमें लिखते हैं, तो वो पूछा गया है। तो एक एक करके 5 बिंदु, इम्पोर्टेंट बिंदु क्या होने चाहिए। सबसे पहला साझेदारों के नाम और पता। मतलब जब कोई नई पार्टनरशिप डीड बनेगी ना, तो उसमें हम सबसे पहले जो पार्टनर हैं उसमें जो भी हमारे पास, जैसे कि पार्टनर है ये और ये पार्टनर हैं, तो इन ये 2 पार्टनर, ठीक है, इसका नाम, इन लोग का नाम हमें पता होना चाहिए और इसका पूरा एड्रेस पता होना चाहिए जो भी। ठीक है, हर सारे इसके डॉक्यूमेंट्स हमें इनसे लेने हैं तभी कोई, ठीक है। तो वही बोला गया साझेदारों के नाम और पता। जो भी साझेदार कंपनी में आए उनका पूरा नाम, उनका पता, पहचान से जुड़ी सारी जानकारी स्पष्ट रूप में लिखी जानी चाहिए उसमें। ठीक है, पार्टनरशिप डीड में लिखी होनी चाहिए। अब दूसरा, साझेदारी का नाम और पता। साझेदारों और साझेदारी में क्या फ़र्क है। साझेदार मतलब पार्टनर्स, जो कंपनी में पार्टनर्स हैं, और साझेदारी मतलब कंपनी, पार्टनर की कंपनी। तो साझेदारी का नाम और पता, साझेदारी मतलब फर्म का नाम, यानी कि कंपनी का नाम, कंपनी का भी नाम उसमें होना चाहिए। जब हम कोई नया कानून बनाते हैं तो हम हर चीज़ लिखते हैं, तो कंपनी का नाम होना चाहिए और कंपनी कहाँ पे है उस चीज़ का पता होना चाहिए। ठीक है, 2 पॉइंट ये हो गए। अब तीसरा, पूंजी का योगदान। पूंजी मतलब कैपिटल। पूंजी क्या होता है, जो पार्टनर्स अपने व्यवसाय, अपनी कंपनी को चलाने के लिए वो लगाते हैं, इंटरेस्ट देते हैं, कंपनी को पैसा देते हैं। तो वही कि जो भी साझेदार जो पैसा देते हैं, जो भी पूंजी लगाते हैं, उस वो भी लिखी होनी चाहिए कि किस साझेदार ने कितनी पूंजी लगाई। ठीक है, अब चौथा है लाभ हानि का बंटवारा। मतलब जो भी साझेदारों को प्रॉफिट या लॉस होगा उसका बंटवारा भी इसमें लिखा होना चाहिए कि उन्हें कितना बंटवारा। जैसे कि मान लीजिए एक ने तो 15,000 दिया और एक ने 10,000 दिया और प्रॉफिट हमारा 10,000 का हुआ, तो ऐसा थोड़ी होगा कि 5-5 हज़ार दोनों में बांट देंगे सिर्फ, है ना। वो हमें तय करना है, क्योंकि एक ने तो ज़्यादा दिए तो उससे ज़्यादा लाभ मिलना चाहिए, तो ये चीज़ भी तय करना है। लाभ हानि का बंटवारा का मतलब ये है। ठीक है, अब साझेदारों की अवधि और कार्यप्रणाली। मतलब जो भी कंपनी है वो कब तक के लिए बनाई गई है वो,
और उसको कैसे कंपनी कैसे काम करेगी, क्या काम करेगी, वो हमें होना चाहिए। जैसे मान लीजिए बिस्किट की कंपनी है तो वो बिस्किट बनाएगी, तो ये उसका कार्य हो गया, कार्य प्रणाली होगी, ये उसका काम हो गया, है ना। जैसे कपड़े की कंपनी है तो वो कपड़े बनाएगी, इस तरह से। तो जो है कंपनी मान लीजिए उन्होंने 3 साल के लिए बनाई है, तो वो इसमें लिखी होनी चाहिए। और वो कंपनी कैसे चलाई जाएगी और कंपनी में क्या काम होता है वो, ठीक है। 5 पॉइंट, ये 5 पॉइंट इसमें हमसे पूछे थे कि 5 पॉइंट जो पार्टनरशिप डीड में होने चाहिए, जो मैंने आपको बता दिए, ठीक है।